पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब अकबर सूरत दुर्ग पर अभियान के लिए सूरत में था, तब गोवा पर शासन कर रहे कुछ पुर्तगाली अधिकारियों ने अकबर से भेंट करके उसे बहुमूल्य उपहार दिए। सूरत विजय के बाद अकबर ने बहुत से लोगों को पकड़कर बंदी गृह में रख दिया तथा सूरत दुर्ग में मौजूद समस्त कीमती सामग्री आगरा के लिए रवाना कर दी। सूरत के दुर्ग में कुछ बड़ी तोपें भी थीं, जिन्हें सुलेमानी तोपें कहा जाता था। अकबर ने इन तोपों को बैलगाड़ियों एवं ऊंट गाड़ियों पर लदवाकर आगरा के लिए रवाना कर दिया। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर अभी कुछ दिन और सूरत में रुक कर आसपास के बंदरगाहों तथा नगरों पर अधिकार करना चाहता था, किंतु स्थानीय गवर्नरों ने इस कार्य में अकबर की सहायता नहीं की तथा सेना के पास रसद का अभाव होने लगा। इसलिए अकबर ने अपनी सेना को लौटने के आदेश दिए तथा स्वयं भी एक सेना के साथ रवाना हो गया। अबुल फजल ने लिखा है कि इसी समय बगलाना का जमींदार बहारजी अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। यह उधर की ओर का बड़ा जमींदार था। अबुल फजल ने लिखा है कि बगलाना देश 100 कोस लंबा और 30 कोस चौड़ा है। यहाँ के जागीरदार के पास 2000 सवार और 16,000 प्यादे हैं। यहाँ की आय 6.5 करोड़ दाम सालाना है। पहाड़ियों की चोटी पर सालही और मालहीर 2 दुर्ग हैं। इस देश में अंतःपुर तथा चिंतापुर नामक 2 बड़े नगर हैं। यह देश गुजरात तथा दक्षिण के बीच स्थित है। दर्शकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि मुगल बादशाह तथा उनके अधिकारी भारत के स्थानीय राजाओं को जमींदार ही कहते थे। उस काल के मुगल अभिलेखों में जयपुर एवं जोधपुर जैसे बड़े राजाओं के लिए भी जमींदार शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अतः अबुल फजल ने जिसे बगलाना का जमींदार लिखा है, वह वस्तुतः उस क्षेत्र का कोई बड़ा राजा था। बहारजी नाम से अनुमान होता है कि यहाँ किसी पारसी राजा की बात हो रही है, क्योंकि ये लोग परंपरा से अपने नाम के पीछे आज भी जी लगाते हैं। अबुल फजल ने लिखा है कि बहारजी अपने साथ शरफुद्दीन मिर्जा के गले में जंजीर बांधकर अकबर के दरबार में आया। किसी समय शरफुद्दीन मिर्जा अकबर का बड़ा कृपा पात्र था, किंतु पिछले कुछ वर्षों में वह भी बागी मिर्जाओं में शामिल हो गया था। अकबर शरफुद्दीन मिर्जा को मारना नहीं चाहता था, किंतु उसे मृत्यु का भय दिखाकर फिर से अपने पक्ष में करना चाहता था। इसलिए अकबर ने शरफुद्दीन मिर्जा को एक भयंकर हाथी के सामने पटकवाया तथा शरफुद्दीन मिर्जा से कहा कि यदि वह शपथ ले कि भविष्य में कभी भी बादशाह से बगावत नहीं करेगा तथा बादशाह की सेवा करेगा, तो उसे क्षमा किया जा सकता है। किंतु शरफुद्दीन मिर्जा ने हाथी के पैरों तले कुचले जाना पसंद किया तथा अकबर की सेवा में दोबारा आने से मना कर दिया। इस पर भी अकबर ने शरफुद्दीन मिर्जा के प्राण नहीं लिए। हाथी को वहां से हटा दिया गया और शरफुद्दीन मिर्जा को जेल में बंद कर दिया गया। अबुल फजल ने लिखा है कि शरफुद्दीन मिर्जा दर दर भटका करता था। इसी से उसकी नीचता प्रकट होती है। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर को ज्ञात हुआ कि बगलाना के जमींदार बहारजी ने इब्राहिम हुसैन मिर्जा की बेगमों और लड़कियों को भी पकड़ने का प्रयास किया था, जो बगलाना के क्षेत्र में से होकर गुजर रही थीं। बहारजी इस कार्य में पूरी तरह सफल नहीं हो सका था। फिर भी वह इब्राहिम हुसैन मिर्जा की एक पुत्री तथा इब्राहिम हुसैन मिर्जा की 2 साल की कमाई लूटने में सफल रहा था। अकबर इस बात को कतई सहन नहीं कर सकता था कि कोई भी अमीर, शत्रु या जमींदार शाही परिवार के किसी भी व्यक्ति को या मिर्जाओं को कष्ट पहुंचाने का साहस करे, भले ही शाही परिवार का वह व्यक्ति अकबर का कितना ही बड़ा शत्रु क्यों न हो। इसलिए अकबर ने मीर खां यथावल को आदेश दिए
कि वह बगलाना के जमींदार बहारजी को बंदी बना ले। बहारजी की कैद से इब्राहिम हुसैन मिर्जा की पुत्री को छुड़ा लिया गया। अबुल फजल ने लिखा है कि बगलाना के जमींदार ने अकबर की बड़ी अच्छी सेवा की। इससे अनुमान होता है कि अकबर ने बहारजी को मुक्त करके अपनी सेवा में ले लिया था। गुजरात विजय के बाद अकबर सीकरी के लिए रवाना हो गया। बहुत से अमीर अकबर की वापसी में उसे सिद्धपुर तक छोड़ने के लिए आए। जब अकबर सिद्धपुर पहुंचा तो उसे खाने आजम अजीज कोका की चिंता हुई। खाने आजम अकबर का दाई भाई था। अकबर ने उसे गुजरात का गवर्नर बना तो दिया था, किंतु उसे ज्ञात था कि मिर्जाओं का विद्रोह फिर से कभी भी फूट सकता है और खाने आजम के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए अकबर ने खाने आजम को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने हृदय की चिंताएं व्यक्त करते हुए लिखा कि शासक को सदैव सक्रिय रहना चाहिए, लोगों की छोटी छोटी भूलों की उपेक्षा करनी चाहिए, विवादों का निर्णय बहुत सोच विचार कर करना चाहिए, मित्रों और शत्रुओं के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। अकबर के इस पत्र से लगता है कि अकबर बहुत समझदार व्यक्ति था, किंतु जब हम उसके द्वारा शराब के नशे में की गई हरकतों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वह भी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह समझदार सनकी था। खानदेश का शासक राजा अली खां भी अकबर को विदा करने के लिए सिद्धपुर तक आया था। अकबर ने उसे वापस खानदेश भेज दिया। मालवा का गवर्नर मुजफ्फर खां भी सिद्धपुर आया था। उसे भी अकबर ने यहीं से मालवा के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद अकबर ने 3 हिंदू सेनापतियों कुंवर मानसिंह, राजा जगन्नाथ और राजा गोपाल तथा 6 मुस्लिम अमीरों को आदेश दिया कि वे ईडर होते हुए डूंगरपुर जाएं तथा वहां के राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाएं। यहां अकबर का आशय ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा उदयपुर के शासकों से था जो अब भी अकबर की पहुंच से बाहर थे। इसके बाद अकबर ने सिद्धपुर से पाटन, सिरोही तथा जालौर होते हुए अजमेर का मार्ग पकड़ा। अकबर का पुत्र दानियाल तथा उसकी माता इस समय आमेर में रह रहे थे। अकबर ने एक सेना भगवान दास के पुत्र माधो सिंह के नेतृत्व में आमेर भिजवाई ताकि वह शहजादे दानियाल तथा उसकी माता को अपनी सुरक्षा में आमेर से अजमेर ला सके। इस सेना के साथ जयपुर की राजकुमारी हीरा कंवर को, जो कि राजा भारमल की पुत्री, भगवंत दास की बहन तथा मानसिंह एवं माधो सिंह की बुआ थी और जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ था, आमेर भिजवाया गया ताकि वह अपने भतीजे भुवनपति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए अपने पीहर जा सके। दर्शकों को स्मरण होगा कि राजा भगवान दास का पुत्र भुवनपति सरनाल की लड़ाई में काम आया था। अजमेर से अकबर सीकरी चला गया। 3 जून 1573 को अकबर ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। बड़े बड़े अमीर और सूबेदार अकबर का स्वागत करने के लिए आगरा में एकत्रित हुए। इस अवसर पर लाहौर का सूबेदार हुसैन कुली खां महरम भी अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। वह अपने साथ मसूद हुसैन मिर्जा तथा उन तमाम लोगों को लेकर आया था जो लड़ाई में पकड़े गए थे। अबुल फजल ने लिखा है कि इन सब को गाय के कच्चे चमड़े में लपेटा हुआ था और उनके सींग भी नहीं हटाए गए थे। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने आगरा से गुजरात तक सेनाओं की दौड़ का आयोजन किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।